12.1 परिचय। समाजशास्त्री अक्सर शक्ति को दूसरों से वह करवाने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं जो आप चाहते हैं, भले ही वे विरोध करें। मैक्स वेबर, एक समाजशास्त्री, ने शक्ति को सामाजिक संबंधों के भीतर एक अवसर के रूप में वर्णित किया है जो किसी को प्रतिरोध के बावजूद भी अपनी इच्छा पूरी करने की अनुमति देता है। शक्ति संबंधपरक है, जिसका अर्थ है कि यह इसमें शामिल सामाजिक संबंधों पर निर्भर करती है और यह आमतौर पर पारस्परिक रूप से संचालित होती है, हालांकि हमेशा समान रूप से नहीं। समाजशास्त्र में शक्ति को समझना और उसका विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मिशेल फौकॉल्ट ने शक्ति और ज्ञान के बीच संबंध की खोज की। प्रारंभ में एक दार्शनिक, फौकॉल्ट दर्शन की अमूर्त प्रकृति से असंतोष के कारण मनोविज्ञान की ओर स्थानांतरित हो गए। उनके शुरुआती कार्यों जैसे मैडनेस एंड सिविलाइजेशन और द बर्थ ऑफ द क्लिनिक ने शक्ति और ज्ञान के बीच परस्पर क्रिया में उनकी रुचि की शुरुआत को चिह्नित किया। फौकॉल्ट के विचार जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे और मार्टिन हेडेगर से प्रभावित थे। नीत्शे का मानना था कि सत्य, ज्ञान और शक्ति आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानव व्यवहार सत्ता की इच्छा से प्रेरित होता है और पारंपरिक मूल्यों ने अपना प्रभाव खो दिया है। हेडेगर ने अस्तित्व की प्रचलित तकनीकी समझ की आलोचना की। फौकॉल्ट ने जांच की कि किसी समाज के भीतर शक्ति की गतिशीलता और व्यक्ति के साथ उनके संबंध कैसे बदलते हैं। उन्होंने विकसित हो रहे नियमों की जांच की जो यह निर्धारित करते हैं कि विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में कौन से दावे सही या गलत माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे दैनिक प्रथाएं लोगों की पहचान को आकार देती हैं और ज्ञान को व्यवस्थित करती हैं, यह स्वीकार करते हुए कि घटनाओं का श्रेय प्रकृति, मानव प्रयास या भगवान को दिया जा सकता है। फौकॉल्ट ने तर्क दिया कि प्रत्येक परिप्रेक्ष्य के अपने फायदे और जोखिम थे। 12.2 शक्ति की परिभाषा। फौकॉल्ट स्वयं शक्ति को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करते बल्कि शक्ति संबंधों को परिभाषित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके अनुसार शक्ति का प्रयोग केवल व्यक्तियों या समूहों के बीच का संबंध नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कुछ क्रियाएं दूसरों को प्रभावित करती है। सरल शब्दों में, एक सार्वभौमिक शक्ति का विचार, चाहे केंद्रित हो या व्यापक, वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। फौकॉल्ट दृढ़ता से ज्ञान और शक्ति की अन्योन्याश्रयता पर जोर देते हैं। जहां शक्ति लागू की जाती है, वहां ज्ञान उत्पन्न होता है और इसके विपरीत। उदाहरण के लिए, वह जेलों को ऐसी जगह मानते हैं जहां शक्ति का प्रयोग किया जाता है और जहां आधुनिक सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक ज्ञान का निर्माण किया जाता है। जिन अवधारणाओं से सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ, उन्होंने जेलों के विचार को भी जन्म दिया। फौकॉल्ट ने इस धारणा को चुनौती दी कि वैज्ञानिक पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, यह कहते हुए कि यह आधुनिक मानवतावादी युग की एक बड़ी गलती है। वह ज्ञान और शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध तर्क देते हुए दावा करते हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे भविष्य की कोई यथार्थवादी आशा नहीं है जहां ज्ञान शक्ति से स्वतंत्र हो, क्योंकि यह मानवतावाद का एक आदर्शवादी पुनरुद्धार होगा। फौकॉल्ट के अनुसार ज्ञान के बिना शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और ज्ञान अनिवार्य रूप से शक्ति के लिए खतरा पैदा करता है। शक्ति और ज्ञान पर अलग-अलग चर्चा करने के बजाय फौकॉल्ट उनके एकीकरण को उजागर करने के लिए शक्ति ज्ञान शब्द को प्राथमिकता देते हैं। बॉक्स 12.1। फौकॉल्ट प्रवचन की अवधारणा को बहुत महत्व देते हैं। उनके अनुसार प्रवचन विशिष्ट ऐतिहासिक क्षणों में सत्य और ज्ञान का निर्धारण करने के तरीके हैं। वे ऐसे नियम स्थापित करते हैं जो वास्तविकताओं को परिभाषित करते हैं। यह वैज्ञानिक चर्चाओं में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है
जो तर्कसंगता प्रतिमान द्वारा समर्थित है। चर्चाएं प्रभाव डालती हैं क्योंकि वे विशिष्ट सत्य और ज्ञान स्थापित करती हैं और उनका प्रभाव सामाजिक मानदंडों, प्रथाओं और संस्थानों के निर्माण और रखरखाव के माध्यम से होता है। फौकॉल्ट के विश्लेषण के अनुसार किसी विशेष चर्चा में प्रभुत्व के माध्यम से सत्ता को किसी एक इकाई द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। चर्चा क्षेत्र में कई संस्थाएं शामिल होती हैं, जो कुछ हद तक विभिन्न चर्चाओं में हेरफेर करती है। फौकॉल्ट के लिए ध्यान चर्चाओं की उत्पत्ति पर नहीं बल्कि उनके शक्ति प्रभावों के परिणामों और उनके द्वारा उत्पन्न और संस्थागत किए जाने वाले ज्ञान के प्रकार पर है। क्योंकि शक्ति चर्चाओं से आती है, इसका कोई एक स्रोत नहीं है, बल्कि यह विविध और बहुलवादी है, हर जगह से निकलती है और हर जगह विद्यमान है। 12.3 शक्ति, ज्ञान और प्रवचन। फौकॉल्ट इस बात की पड़ताल करते हैं कि कैसे शक्ति, ज्ञान और प्रवचन आपस में जुड़े हुए हैं, जो प्रबुद्धता की तर्कसंगता के उदय से विकसित हुआ है, जो प्रगतिशील और मुक्तिदायक होने का दावा करता है। प्रबुद्धता की तर्कसंगता और उसके संस्थानों का प्रभुत्व वैकल्पिक प्रवचनों के हाशिए पर जाने के साथ साथ सूक्ष्म स्तर पर व्यक्तियों को आकार देने और प्रतिबंधित करने वाली एक मानक शक्ति संरचना स्थापित करता है। फौकॉल्ट ज्ञान और अनुभवजन्य क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ संबंध पर जोर देते हुए विभिन्न तर्कसंगतताओं के ऐतिहासिक उद्भव की जांच करता है। कारण और ज्ञान के रूप सहायक होने के नाते संभावित प्रथाओं को परिभाषित करते हैं और शक्ति के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। ये रूप जब अनुभवजन्य क्षेत्रों में सन्निहित होते हैं, तो विशिष्ट प्रथाओं से परे अस्तित्व का अभाव होता है, जिससे ज्ञान और शक्ति के बीच पारस्परिक संबंध बनता है। शक्ति को तर्क के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए, इसके बजाय इसे ज्ञान निर्माण के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त चूंकि शक्ति ज्ञान उत्पन्न करती है, पुरातत्व इसे आंशिक रूप से समझ सकता है। फौकॉल्ट इस बारे में बात करते हैं कि उत्तर आधुनिक संदर्भ में आधुनिक शक्ति कैसे काम करती है। उत्तर आधुनिक विचारों के अनुरूप वह आधुनिकता और इसकी तर्कसंगता के सार्वभौमिक दावों की आलोचना करते हैं। इसके बजाय वह विविधता, असंतोष और विखंडन पर प्रकाश डालता है। फौकॉल्ट एक सैद्धांतिक उत्पादन का आग्रह करते हैं जो स्वतंत्र, स्थानीयकृत और पारंपरिक प्रवचन से मुक्त हो। वह आधुनिकता का पता लगाने के लिए मनोविज्ञान, चिकित्सा, अपराध विज्ञान और कामुकता जैसे विभिन्न दृष्टिकोणों को लागू करता है। फौकॉल्ट शक्ति और ज्ञान के अपने विश्लेषण में दो मुख्य दृष्टिकोण, पुरातत्व और वंशावली का उपयोग करते हैं। उनका लक्ष्य पुरातात्विक रूप से विमर्शात्मक संरचनाओं का विश्लेषण करके इस बात की वंशावली का पता लगाना है कि हमारे समाज में सत्ता कैसे संचालित होती है। उनका ध्यान हमारे समाज में सत्ता के कामकाज के तौर तरीकों को समझने पर है। फौकॉल्ट के शुरुआती लेखन में वह विशिष्ट ऐतिहासिक डोमेन की अंतर्निहित अचेतन तर्कसंगतताओं को तोड़ते हुए ज्ञान की पुरातत्व का संचालन करते हैं। अपने पहले प्रमुख कार्य पागलपन और सभ्यता में वह पागलपन और आधुनिक कारण के बीच संबंधों के विकास की जांच करते हैं। वह उस ऐतिहासिक और विमर्शात्मक प्रक्रिया की खोज करता है जिसके माध्यम से तर्कसंगता के विपरीत पागलपन का निर्माण किया जाता है। इसमें बहिष्करण के प्रवचन और कारावास की संस्थाओं के माध्यम से कारण से व्यवस्थित अलगाव शामिल है। बॉक्स 12.2 फौकॉल्ट ने तर्क दिया कि 19वीं शताब्दी में उभरी मनोचिकित्सा, जिसे वैज्ञानिक मनोचिकित्सा कहा जाता है, नैतिकता से प्रभावित थी। उनके अनुसार मानसिक रूप से बीमार लोगों के उपचार में उनका कारावास शामिल था और उनका मानना था कि सत्ता तंत्र ऐतिहासिक प्रतिबंधों की तुलना में अधिक दमनकारी थे। अपने बाद के काम द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मूल फ्रांसीसी संस्करण 1966 में फौकॉल्ट ने मानव और सामाजिक विज्ञान के उद्भव पर प्रकाश डाला।
वह उन्हें पुनर्जागरण, शास्त्रीय और आधुनिक युग के अंतर्निहित नियमों, मान्यताओं और आदेश प्रक्रियाओं के परिणामों के रूप में वर्णित करता है। वह वैज्ञानिक ज्ञान और जांच से उत्पन्न एक विवेकशील रचना के रूप में मनुष्य के निर्माण पर जोर देते हैं। अपने अंतिम कार्य द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, मूल फ्रांसीसी संस्करण 1971 में फौकॉल्ट ऐतिहासिक और सैद्धांतिक ज्ञानमीमांसीय स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने बौद्धिक प्रोजेक्ट को दर्शाता है और स्पष्ट करता है। आलोचकों ने बताया है कि फौकॉल्ट के पुरातात्विक लेखन सामाजिक संस्थानों और प्रथाओं की उपेक्षा करते हुए प्रवचन पर अत्यधिक जोर देते हैं। इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि फौकॉल्ट का दृष्टिकोण सामाजिक प्रथाओं और संस्थानों पर सिद्धांत और ज्ञान के विश्लेषण को प्राथमिकता देता है। हालांकि सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर प्रवचन के प्रभाव का पता लगाने के लिए भौतिक संस्थानों का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। यह सिद्धांत फौकॉल्ट के बाद के बौद्धिक चरण को निर्देशित करता है, जहां वह स्पष्ट रूप से शक्ति प्रभावों और ज्ञान के साथ उनके संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वंशावली की नीत्शे की अवधारणा से प्रेरणा लेता है। 12.5 फौकॉल्ट की वंशावली लेख। फौकॉल्ट की वंशावली उनकी दृष्टि को मौलिक रूप से बदले बिना फोकस में बदलाव का प्रतीक है। उनके पुरातात्विक लेखन के समान वंशावली प्रवचन में विसंगतियों पर प्रकाश डालती है, जो प्रतीत होता है कि निरपेक्ष स्थितियों के ऐतिहासिक संदर्भों को प्रकट करती है। पुरातत्व पर आधारित वंशावली प्रवचन के भीतर विविधताओं की जांच करती है, विकासवादी इतिहास की बदलती अंतर्धाराओं को स्पष्ट करती है और मानव विज्ञान को आकार देने में कारण की भूमिका का अध्ययन करती है। पुरातत्व के विपरीत वंशावली सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों के साथ साथ विमर्शात्मक और गैरविवादास्पद डोमेन के बीच संबंधों को लक्षित करती है। 1970 के दशक में फौकॉल्ट ने सत्ता की खोज को एक ऐसे परिप्रेक्ष्य से बढ़ाया जो समग्रीकरण, व्यक्तिपरकता और मानवतावाद को अस्वीकार करता है। सत्ता की उनकी अवधारणा कानून, राजनीति और अर्थशास्त्र में पहले के व्यापक दृष्टिकोण से काफी भिन्न है। उनका तर्क है कि इन संरचनाओं में शक्ति स्पष्ट नहीं है, इसके बजाय यह फैला हुआ, निरर्थक और बहुरूपी है, जो व्यक्तिगत पहचान और निकायों को प्रभावित करता है। शक्ति को अवरोधक और नकारात्मक के रूप में चित्रित करने वाले पिछले विचारों के विपरीत फौकॉल्ट इसे उत्पादक और निर्देशात्मक के रूप में देखता है, जो सामाजिक मानदंडों के अधिकार के माध्यम से संचालित होता है। बेस्ट एंड केल्नर 1991-4849। अपने पहले वंशावली कार्य डिसिप्लिन एंड पनिश, मूल फ्रांसीसी संस्करण 1975, अंग्रेजी संस्करण 1979 में फौकॉल्ट इस बारे में बात करते हैं कि स्कूलों, सेनाओं, अस्पतालों, कारखानों और स्थानों में सत्ता की संरचनाओं के भीतर आत्मा, शरीर और विषय कैसे विकसित होते हैं। जेलें वह आधुनिक सामाजिक संस्थाओं और तर्क की शक्ति गतिशीलता के बीच संबंध को देखता है। अपने बाद के काम में फौकॉल्ट ने तर्कसंगत शक्ति की प्रकृति की व्याख्या की। फौकॉल्ट ने दमनकारी परिकल्पना की यह कहकर आलोचना की कि यौन दमन का विचार शक्ति ज्ञान सुख के शासन का एक हिस्सा है। फौकॉल्ट 1978-11। यह व्यवस्था नियंत्रण के साधन के रूप में शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हुए कामुकता के बारे में चर्चा पैदा करती है और बनाए रखती है। फौकॉल्ट ने शक्ति की व्यापक और सूक्ष्म कार्यप्रणाली का खुलासा किया, तर्क, व्यक्तिपरकता और ज्ञान पर सवाल उठाए और शक्ति और ज्ञान के बीच संबंधों की पड़ताल की। कुछ लोग फौकॉल्ट के विचारों को दमनकारी मानते हैं। उनके पुरातात्विक और वंशावली कार्य आधुनिक तर्क की प्रबल शक्ति और पूरे समाज में फैली इसकी उपस्थिति को उजागर करते हैं। हालांकि फौकॉल्ट का मानना है कि ज्ञान परिवर्तन ला सकता है। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि जहां प्रवचन शक्ति को मजबूत करते हैं, वहीं वे प्रतिरोध का मौका भी देते हैं।
इसका मतलब यह है कि जो लोग हाशिए पर हैं, वे अक्सर संस्थागत श्रेणियों को अपनाकर वैधता की मांग करने के लिए विरोधी प्रवचनों का उपयोग कर सकते हैं। 12.6 निष्कर्ष। निष्कर्षतः भले ही कोई फौकॉल्ट से सहमत न हो, वह मानव जीवन में शक्ति के व्यापक प्रभाव को उजागर करता है और तर्कसंगता, व्यक्तिपरकता और ज्ञान की सिद्ध वैधता पर सवाल उठाता है। वह पता लगाता है कि सत्ता विभिन्न तरीकों से कैसे संचालित होती है। स्कूलों, अस्पतालों, कारखानों, आश्रमों और जेलों जैसे संस्थानों में, वैज्ञानिक ज्ञान के निर्माण में और ज्ञान मीमांसा प्रणालियों के विकास में। हालांकि फौकॉल्ट की सीमाएं हैं। आलोचकों का तर्क है कि आधुनिकता की उनकी आलोचना तर्कसंगता के नकारात्मक पहलुओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जिससे इसकी प्रयोज्यता सीमित हो जाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उनके विश्लेषणों में स्पष्ट तटस्थता है। जबकि उनका दावा है कि शक्ति ज्ञान और प्रवचन के माध्यम से काम करती है, वह इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि स्थापित ज्ञानमीमांसा अक्सर विशिष्ट समूहों जैसे श्वेत पश्चिमी पुरुषों का पक्ष लेती है। तर्कसंगता के विमर्श की जड़ें इस समूह के परिप्रेक्ष्य में हैं, जिससे वास्तविक और विशिष्ट परिणाम सामने आते हैं। हालांकि फौकॉल्ट विषयगत प्रवचनों को चलन में लाने की बात करते हैं, लेकिन वह इस वास्तविकता को संबोधित नहीं करते हैं कि ये प्रवचन आमतौर पर मानव आबादी के विशिष्ट वर्गों के बीच पाए जाते हैं, जिनमें गैर-श्वेत, गैर-संपन्न, गैर-पश्चिमी यूरोपीय, गैर-विषमलैंगिक व्यक्ति शामिल है। अपने विश्लेषण के व्यावहारिक उद्देश्यों के बावजूद फौकॉल्ट को अपनी शक्ति की अवधारणा में निहित पिछले दरवाजे के नियतिवाद के संबंध में अपने विरोधियों से व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है। फिर भी फौकॉल्ट ने समझ और व्याख्या के लिए नए दृष्टिकोण पेश करके शक्ति ज्ञान की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चिंतन और कार्रवाई 12.1 शक्ति ज्ञान में क्या संबंध है? क्या एक का तात्पर्य हमेशा दूसरे से होता है? चर्चा करें और अपना उत्तर लिखें। शीर्षक: शक्ति और ज्ञान के बीच परस्पर क्रिया, एक जटिल रिश्ते को सुलझाना। परिचय: इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे शक्ति और ज्ञान के बीच जटिल संबंध की खोज करने का काम सौंपा गया है। यह बौद्धिक यात्रा शक्ति और ज्ञान के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक आयामों पर प्रकाश डालती है। यह जांच करती है कि क्या एक अनिवार्य रूप से दूसरे को दर्शाता है या क्या उनका संबंध अधिक सूक्ष्म है। शक्ति और ज्ञान को परिभाषित करना। रिश्ते की गहराई में जाने से पहले शक्ति और ज्ञान की स्पष्ट समझ स्थापित करना महत्वपूर्ण है। शक्ति को मोटे तौर पर दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने या नियंत्रित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि ज्ञान का तात्पर्य शिक्षा, अनुभव या अध्ययन के माध्यम से अर्जित समझ और जागरूकता से है। ये दो अवधारणाएं समाजों के कामकाज का अभिन्न अंग है और उनकी परस्पर क्रिया मानवीय रिश्तों की गतिशीलता को आकार देती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: पूरे इतिहास में शक्ति और ज्ञान जटिल तरीकों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राचीन यूनानियों ने ज्ञान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मान्यता दी। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने राजनीतिक विचार को आकार दिया। मध्ययुगीन यूरोप में चर्च के पास ज्ञान पर नियंत्रण के माध्यम से महत्वपूर्ण शक्ति थी, खासकर धर्मशास्त्र और शिक्षा से संबंधित मामलों में। पुनर्जागरण के दौरान मानवतावाद के उद्भव और शास्त्रीय ग्रंथों की पुनः खोज ने मौजूदा शक्ति संरचनाओं को चुनौती देते हुए व्यक्तियों को ज्ञान से सशक्त बनाया। ज्ञानोदय ने तर्क और वैज्ञानिक जांच के महत्व को और बढ़ा दिया, जिससे राजनीतिक सत्ता में बदलाव आया और आधुनिक लोकतंत्रों का जन्म हुआ। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य: मिशेल फौकॉल्ट जैसे समाजशास्त्रियों ने शक्ति और ज्ञान के बीच संबंधों का व्यापक रूप से पता लगाया है। फौकॉल्ट की शक्ति ज्ञान की अवधारणा इस बात पर जोर देती है
कि ज्ञान तटस्थ नहीं है बल्कि शक्ति संरचनाओं द्वारा आकार दिया गया है। स्कूल, सरकारें और मीडिया जैसे संस्थान ज्ञान के प्रसार के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के निर्माण में योगदान करते हैं। इस संदर्भ में सत्ता न केवल जबरदस्ती के माध्यम से बल्कि ज्ञान के प्रसार और नियंत्रण के माध्यम से भी संचालित होती है। संस्थानों के भीतर निगरानी और अनुशासनात्मक तंत्र समाज में सामान्य या स्वीकार्य मानी जाने वाली चीजों को आकार देकर व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार शक्ति और ज्ञान सामाजिक संरचनाओं के तानेबाने में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आधुनिक समाज में निहितार्थ। समकालीन समाज में प्रौद्योगिकी और सूचना युग के आगमन ने शक्ति और ज्ञान की गतिशीलता को बदल दिया है। डिजिटल युग ने पारंपरिक शक्ति संरचनाओं को चुनौती देते हुए सूचना तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया है। हालांकि गलत सूचना और सूचना के हेरफेर के बारे में चिंताएं डिजिटल परिदृश्य में ज्ञान पर नियंत्रण के लिए चल रहे संघर्ष को उजागर करती हैं। बहुराष्ट्रीय निगम और सरकारें जैसे संस्थान सूचना पर अपने नियंत्रण के माध्यम से महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऑनलाइन सामग्री को आकार देने और जनमत को प्रभावित करने में एल्गोरिदम की भूमिका डिजिटल क्षेत्र में शक्ति और ज्ञान के संलयन को रेखांकित करती है। सत्ता और ज्ञान के बीच समसामयिक अंतर्संबंध को समझने में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि कथा को कौन नियंत्रित करता है। शिक्षा एक शक्ति ज्ञान गठजोड़ के रूप में। शिक्षा के क्षेत्र में शक्ति और ज्ञान के बीच का संबंध विशेष रूप से स्पष्ट है। शैक्षणिक संस्थान न केवल ज्ञान के प्रसारण के स्थल हैं, बल्कि ऐसे स्थान भी हैं जहां शक्ति की गतिशीलता को पुनः प्रस्तुत किया जाता है और उसका मुकाबला किया जाता है। पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन के तरीके सामाजिक मानदंडों और मूल्यों द्वारा आकार दिए जाते हैं, जो मौजूदा शक्ति संरचनाओं को दर्शाते हैं और बनाए रखते हैं। शैक्षणिक संस्थानों की पदानुक्रमित प्रकृति व्यापक सामाजिक पदानुक्रम को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें विशेषाधिकार और पहुंच के मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह परिभाषित करने की शक्ति की मूल्यवान ज्ञान क्या है, किसके दृष्टिकोण को शामिल किया गया है या बाहर रखा गया है, और सफलता को कैसे मापा जाता है, ये सभी शैक्षिक प्रणाली में शक्ति और ज्ञान के बीच जटिल परस्पर क्रिया में योगदान करते हैं। प्रतिरोध और मुक्ति। जबकि शक्ति और ज्ञान अक्सर मौजूदा संरचनाओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उनका उपयोग प्रतिरोध और मुक्ति के लिए भी किया जा सकता है। वैकल्पिक ज्ञान और प्रत्याख्यानों से प्रेरित सामाजिक आंदोलन प्रमुख शक्ति संरचनाओं को चुनौती देते हैं। शिक्षा को उपनिवेश से मुक्त करने, हाशिए की आवाजों को बढ़ाने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के जमीनी स्तर के प्रयास दमनकारी शक्ति की गतिशीलता को नष्ट करने के लिए ज्ञान की क्षमता का उदाहरण देते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्षतः शक्ति और ज्ञान के बीच का संबंध जटिल और बहुआयामी है। पूरे इतिहास में ये दोनों अवधारणाएं समाज के प्रक्षेप पथ को आकार देते हुए एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। प्राचीन यूनानियों से लेकर डिजिटल युग तक शक्ति और ज्ञान के बीच परस्पर क्रिया विकसित हुई है। प्रत्येक युग नई चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करता है। तकनीकी प्रगति और वैश्विक अंतर्संबंध से चिह्नित समकालीन परिदृश्य शक्ति ज्ञान की गतिशीलता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा की मांग करता है। इग्नू में एक छात्र के रूप में इस अन्वेषण ने शक्ति संरचनाओं को बनाए रखने या चुनौती देने में शिक्षा की भूमिका के बारे में मेरी समझ को गहरा कर दिया है। व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने, अधिक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान की क्षमता को पहचानना अनिवार्य है। चिंतन और क्रिया 12.2 फौकॉल्ट के वंशावली दृष्टिकोण पर विचार करें। ऐसे दृष्टिकोण के क्या फायदे हैं? शीर्षक: फौकॉल्ट का वंशावली दृष्टिकोण, पावर डायनेमिक्स को समझने में लाभों का अनावरण।
परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे विशेष रूप से इसके फायदों के संदर्भ में मिशेल फौकॉल्ट के वंशावली दृष्टिकोण की खोज और उस पर विचार करने का काम सौंपा गया है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में फौकॉल्ट के योगदान, विशेष रूप से उनकी वंशावली पद्धति, ने शक्ति, ज्ञान और सामाजिक संरचनाओं की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव डाला है। इस प्रतिबिंब में मैं फौकॉल्ट की वंशावली के प्रमुख घटकों, इसके अंतर्निहित सिद्धांतों और जटिल शक्ति गतिशीलता को उजागर करने में इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। फौकॉल्ट के वंशावली दृष्टिकोण को समझना। फौकॉल्ट का वंशावली दृष्टिकोण इस विचार में निहित है कि इतिहास एक रैखिक प्रगति नहीं है, बल्कि परस्पर जुड़ी घटनाओं, प्रवचनों और शक्ति संबंधों का एक जटिल जाल है। पारंपरिक ऐतिहासिक तरीकों के विपरीत, जो प्रगति की एक रेखीय कथा स्थापित करना चाहते हैं, फौकॉल्ट की वंशावली वर्तमान को आकार देने वाली आकस्मिकताओं और असंतोषों के मानचित्रण से संबंधित है। ऐतिहासिक संदर्भ। फौकॉल्ट हमें ऐतिहासिक घटनाओं को उनके विशिष्ट संदर्भ में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, विशेष ऐतिहासिक क्षणों में प्रकट होने वाली शक्ति गतिशीलता को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। यह संदर्भीकरण हमें ऐतिहासिक व्याख्याओं से बचने और उन बारीकियों की सराहना करने में मदद करता है जो शक्ति संरचनाओं के निर्माण में योगदान करती है। उत्पादक शक्ति के रूप में शक्ति। फौकॉल्ट के वंशावली दृष्टिकोण के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक उत्पादक शक्ति के रूप में शक्ति की अवधारणा है। सत्ता को एक दमनकारी तंत्र के रूप में देखने के बजाय फौकॉल्ट का तर्क है कि सत्ता ज्ञान, मानदंड और सामाजिक संरचनाओं का निर्माण करती है। इस तरह से शक्ति की जांच करके हम उन सूक्ष्म तरीकों को उजागर कर सकते हैं जिनसे यह सत्य, नैतिकता और सामान्य स्थिति की हमारी समझ को आकार देती है। भाषण का विश्लेषण। फौकॉल्ट की वंशावली में प्रवचनों का गहन विश्लेषण शामिल है, जिस तरह से भाषा शक्ति संबंधों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करती है। विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों में उपयोग की जाने वाली भाषा की जांच करके हम उन तंत्रों का खुलासा कर सकते हैं जिनके माध्यम से कुछ ज्ञान को वैध बनाया जाता है और अन्य को हाशिए पर रखा जाता है। यह भाषाई विश्लेषण यह समझने में महत्वपूर्ण है कि भाषा और प्रवचन के माध्यम से सत्ता कैसे संचालित होती है। असंततता और बहुलता। पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोणों के विपरीत, जो एक सुसंगत कथा स्थापित करना चाहते हैं, फौकॉल्ट की वंशावली असंतोष और बहुलता को अपनाती है। यह मानता है कि ऐतिहासिक घटनाओं को टूटने और परिवर्तनों द्वारा चिन्हित किया जाता है और इतिहास की रैखिक प्रगति एक अतिसरलीकृत निर्माण है। यह दृष्टिकोण उन विविध तरीकों की अधिक सूक्ष्म समझ की अनुमति देता है जिनमें शक्ति विभिन्न डोमेन में संचालित होती है। फौकॉल्ट के वंशावली दृष्टिकोण के लाभ। अब आइए शक्ति गतिशीलता के विश्लेषण में फौकॉल्ट के वंशावली दृष्टिकोण को अपनाने के फायदों का पता लगाएं। भव्य आख्यानों का विखंडन। फौकॉल्ट की वंशावली उन भव्य आख्यानों को चुनौती देती है जो इतिहास का एकीकृत और रैखिक विवरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इन आख्यानों का पुनर्निर्माण करके हम सत्ता संरचनाओं के निर्माण में निहित जटिलताओं और विरोधाभासों की अधिक सूक्ष्म समझ प्राप्त करते हैं। यह दृष्टिकोण प्रमुख ऐतिहासिक आख्यानों की आलोचना करने में विशेष रूप से मूल्यवान है, जो अक्सर मौजूदा शक्ति संबंधों को वैध बनाने का काम करते हैं। छुपे हुए शक्ति संबंधों का खुलासा। वंशावली दृष्टिकोण हमें छिपे हुए या सूक्ष्म शक्ति संबंधों को उजागर करने में सक्षम बनाता है जो तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। संस्थानों, प्रथाओं और प्रवचनों के ऐतिहासिक विकास की जांच करके हम अंतर्निहित शक्ति गतिशीलता की पहचान कर सकते हैं जो सामाजिक मानदंडों और व्यवहारों को आकार देते हैं। यह सामाजिक संरचनाओं की सतह के नीचे संचालित नियंत्रण तंत्र को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीयकृत ज्ञान की पहचान।
फौकॉल्ट की वंशावली स्थानीय ज्ञान के महत्व और विभिन्न संदर्भों में शक्ति संबंधों की विविधता पर जोर देती है। यह मान्यता सार्वभौमिक सत्य को थोपने को चुनौती देती है और ज्ञान उत्पादन की अधिक समावेशी समझ की अनुमति देती है। यह स्वीकार करता है कि जिसे सत्य माना जाता है वह अक्सर विशिष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर होता है। प्रवचनों का आलोचनात्मक विश्लेषण। वंशावली दृष्टिकोण प्रवचनों के महत्वपूर्ण विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पता चलता है कि भाषा कैसे शक्ति संबंधों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करती है। कुछ विचारों को व्यक्त और सामान्यीकृत करने के तरीकों की जांच करके हम सामाजिक धारणाओं को आकार देने में प्रवचन की भूमिका को समझ सकते हैं। यह आलोचनात्मक विश्लेषण असमान शक्ति संरचनाओं को कायम रखने वाले आधिपत्यवादी विमर्शों को ध्वस्त करने के लिए आवश्यक है। एजेंसी और प्रतिरोध पर जोर। फौकॉल्ट की वंशावली व्यक्तियों और समुदायों को सत्ता के निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं के रूप में चित्रित नहीं करती है, बल्कि एजेंसी और प्रतिरोध पर जोर देती है। प्रतिरोध और प्रतिस्पर्धा के ऐतिहासिक क्षणों की जांच करके हम समझ सकते हैं कि सत्ता संबंधों को कैसे चुनौती दी जाती है, बातचीत की जाती है और कैसे रूपांतरित किया जाता है। यह सामाजिक परिवर्तन की संभावना पर अधिक गतिशील और सशक्त परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। समसामयिक मुद्दों पर आवेदन। वंशावली दृष्टिकोण ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, इसे समसामयिक मुद्दों पर लागू किया जा सकता है। वर्तमान सत्ता संरचनाओं के ऐतिहासिक विकास का पता लगाकर हम वर्तमान असमानताओं और अन्यायों की जड़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह एप्लीकेशन हमें अधिक जानकारीपूर्ण और आलोचनात्मक तरीके से महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों से जुड़ने में सक्षम बनाता है। निष्कर्ष में फौकॉल्ट का वंशावली दृष्टिकोण एक समृद्ध और बहुआयामी लेंस प्रदान करता है, जिसके माध्यम से शक्ति गतिशीलता का विश्लेषण किया जा सकता है। ऐतिहासिक संदर्भीकरण को अपनाकर शक्ति को एक उत्पादक शक्ति के रूप में पहचानना, प्रवचन विश्लेषण करना और असंतोष को स्वीकार करते हुए यह दृष्टिकोण शक्ति संरचनाओं के गठन और स्थायित्व में निहित जटिलताओं की गहरी समझ की अनुमति देता है। इस दृष्टिकोण के फायदे भव्य आख्यानों को विखंडित करने, छिपे हुए शक्ति संबंधों को प्रकट करने, स्थानीय ज्ञान को पहचानने, विमर्शों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने, एजेंसी और प्रतिरोध पर जोर देने और समसामयिक मुद्दों पर अंतर्दृष्टि लागू करने की क्षमता में निहित है।